ओके। मैंने इन डेज पे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था पहले। आप सभी लोगों को लेक्चर याद है कि यू वांट मी टू रिपीट अगेन? यू वांट मी टू रिपीट अगेन? मैंने इन डेज पे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। आप सभी लोगों को इन डेज क्या था, इन डेज की एप्लीकेबिलिटी क्या थी, मैंने एक लेक्चर उस पर रिकॉर्ड किया था। क्या आप सभी लोगों को लेक्चर याद है कि मैं हैव टू रिपीट अगेन, मुझे रिपीट अगेन करना चाहिए? रिपीट कर दीजिए। बच्चे बोल रहे हैं रिपीट कर दीजिए। दर्शन बोल रहा है याद है, याद है। दर्शन बोल रहा है याद है, याद है। ओके, गुड। बाकी बच्चों का क्या कहना है? बाकी बच्चे क्यों अब जवाब नहीं दे रहे? मुझे पहचानते तो हो ना बेटा? मेरा नाम आशीष पारिक है। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। मैं आपको एफएम पढ़ाता हूँ बेटा। ओके, तो नाइस टू मीट यू सर। ओके मयूरेश, नाइस टू मीट यू बेटा। मयूरेश क्या न्यू स्टूडेंट है क्या बेटा ये? चलो, अभी आने वाले जो भी हैं, जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो हम लोग हर दिन मिलेंगे, एक्सेप्ट हाँ, ये बार संडे को मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज संडे को नहीं मिलेंगे, लेकिन हर दिन मिलेंगे। अब पूरा ध्यान आप पे रहेगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और हर दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई बातें करते हुए आएंगे। तो एटलीस्ट एंड तक साथ में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा, और एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करके ही आओगे। ये पक्का भरोसा है। तो बेटा, मुझे लग रहा है कि आपने इन दिनों में जो आपको एडवांटेज मिला था कोरोना वायरस की वजह से, जो टाइम एडवांटेज मिला था, आपने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया होगा दोस्तों। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी लोगों को, और सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग दोनों ग्रुप एक साथ देने का करेज शो कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे दोनों ग्रुप एक साथ देने जा रहे हैं, जो दोनों ग्रुप एक साथ देने का करेज शो करते हैं, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, और उनके साथ रह के उनको प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है? तो इट्स माय प्रॉमिस, टिल एंड आई विल बी विथ यू। तो FMCMA को लेके, बट एटलीस्ट ऐसा है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होना है बच्चों, आपके पढ़ाई करने से सब कुछ होना है। तो आई थिंक मैं ये पक्का मानता हूँ कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। आप मोटिवेशन के लिए यहाँ तहाँ नहीं भागते होंगे बेटा, ठीक है? तो सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, टिल एंड तक सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। हाँ, एज फार एज आई वुड से करिकुलम इज कंसर्न, आई डेफिनेटली प्रॉमिस यू कि मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। आज क्या कराने वाला हूँ उस पर पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। तो आज के डिस्कशन में मेरा जो मेन डिस्कशन होगा, दैट विल बी ऑन नंबर 1 ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड सेकंड डिस्कशन विल बी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो ये दो डिस्कशन मेरे मेन डिस्कशन रहेंगे आपके साथ के। और मतलब ये जर्नी जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जर्नी में मेन जर्नी ये रहेगी आपका टॉपिक नंबर 19, 20, 21, 22, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके करिकुलम वाइज। तो मैं 19, 20, 21, 22 थरो डिस्कशन करूंगा, सफिशिएंट रिवीजन लूंगा आपके साथ, उनके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कब आ जाए, और हम लोग पूरी ईमानदारी से बातों को करेंगे, और कंसाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ गया है। तो सी ऑलवेज एडवांटेज क्या होता है ना, जो हम रिसेंटली जो करते हैं ना, वो जनरली डेप्रिशिएट नहीं होता है, वो एग्जाम तक याद रह जाता है। बहुत पहले किया होता है ना, वो डेप्रिशिएट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब रिसेंटली किया होता है ना, और मैं देखता हूँ कि पहले भी बच्चे इतने आते ही थे, 15-16 बच्चे रहते ही थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप बच्चे आए हैं, लेकिन भागोगे नहीं, बैठोगे अच्छी तरह से, एडवांटेज लोगे। जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम है, कि हाँ अगर नहीं आ सकते, जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ। बेटा, आप सभी लोगों को तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे उसको, ठीक है? ये सिर्फ आपके लिए है, मुझे और किसी को नहीं पढ़ाना है, तो ये सिर्फ आपके लिए है। तो ये लेक्चर्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं बेटा। मुझे पता चलेगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा उसके बाद, ठीक है? तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने बेटा उसको। तो ये स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए लिया है। मैं जनरली रिवीजन बाहर वाले बच्चों के लिए कभी नहीं लेता हूँ, अपनी बच्चों के लिए लेता हूँ। तो बेटा प्लीज उस बात को ध्यान में रखते हुए उससे शेयर नहीं करोगे, ठीक है बेटा? चलो, विल स्टार्ट। हम लोग पहले ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आर यू रेडी? तैयार हो दोस्तों?
बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मजा नहीं आ रही यार। बोलते बच्चे अच्छे लगते बेटा, बच्चे कुछ बोलेंगे तो मजा आएगी। हाँ जी, बच्चे बोल रहे रेडी हैं। यस सर। दीपांशी हाउ यू बेटा, संजना हाउ यू, कोमल हाउ यू। बच्चे बोल रहे हम तैयार हैं सर, आप बढ़ो आगे। ठीक है, अभी देखो कुछ ये है ना सर्टेन डिस्कशन, उस तरह के डिस्कशंस हैं जिसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिमाग कम लगेगा, उसमें दिमाग से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो थोड़ा स्मार्टनेस की ज़रूरत है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, माइक ऑन कर दो। आई डिडंट गेट इट यार। दर्शन, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो दर्शन ने क्या बोला समझ में नहीं आया बेटा। दर्शन, आई डिडंट गेट इट। ओके, तो अभी जो जो टॉपिक में डिस्कशन करूंगा ना, यार एक बात समझो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि कोई भी चीज नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती है। आई नेवर से दिस। आपने कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर्स में देखा भी होगा कि कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ मैं। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है मेरे दोस्तों कि अभी के टॉपिक में मैं जितना करा रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश कर ली है कि आपका स्टडी मटेरियल का वर्ड टू वर्ड कवर हो जाए, स्टडी मटेरियल बिल्कुल इग्नोर ना हो। तो आपको स्टडी मटेरियल को घुमाने की या स्टडी मटेरियल को देखने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है? लेकिन टू द पॉइंट मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और टू द पॉइंट समझ में आ जाता है, मोर देन सफिशिएंट। फिर ज्यादा उसको डिटेल में जाने की खुरेदनी की जरूरत नहीं कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ठीक है, जहां हमने समझना था उन बड़े बड़े टॉपिक्स में, मेन टॉपिक्स में सारी बातें समझ ली है। तो यहाँ पे टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक टॉपिक है। बेसिकली मैंने सीए में फाइनल में पढ़ा था ये टॉपिक को, और सीए में फाइनल में कॉस्टिंग में टॉपिक आता था। वेरी डिटेल टॉपिक, बहुत डिटेल टॉपिक है और इट्स प्रैक्टिकल टॉपिक, और आपकी इंस्टीट्यूट ने उसको थियोरेटिकल बना के रखा हुआ है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल टॉपिक इन अ थियोरेटिकल मैनर, थियोरेटिकल वे। तो जो है सो है, जस्ट rather than creep about it, rather than complaining about it, I think I would rather say कि let's go and proceed। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करोगे बेटा, भागोगे नहीं, ठीक है ना? ऐसा ना हो जाए कि एंड में मैं और फिर 2-4 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो एंड तक हम साथ निभाएंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या स्टार्ट करते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग। बेटा मुझे ऐसा लगता है, अरे यार मैंने कुछ बंद कर दिया। ओए कहाँ चले? ओके, मैं स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम ना आए उस वजह से मैं वीडियो म्यूट करता हूँ, और आपसे मेरी बातों पे ध्यान दोगे, ठीक है? और रिस्पॉन्स करते रहोगे ताकि दिक्कत ना हो। ट्रांसफर प्राइसिंग, बच्चों सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब मैं ये ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ बेटा, ट्रांसफर प्राइसिंग देखो, नाम से कुछ कुछ तो समझ में आ जाता है। कोई गुड्स को ट्रांसफर करने की प्राइस, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। कोई गुड्स को ट्रांसफर करने की प्राइस, उसे क्या कहते हैं? एक सेकंड पानी लेके आया, लेट मी गेट माय वाटर। कोई गुड्स को ट्रांसफर करने की प्राइस, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। सर थोड़ा डिटेल में समझाओ, समझ में आएगा। बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ, कोई भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई एक बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन यही है कि इट्स एन एक्टिविटी विथ एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस अल्टीमेट किससे बात करता है? प्रॉफिट पे बात करता है। लेकिन एफएम ने आपको एक बात सिखाई है। एफएम ने क्या बात सिखाई है आपको? कि बिजनेस नहीं, वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है, वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करता है। और कहीं ना कहीं पे हमने एक और टॉपिक पे डिस्कशन किया था, उससे तो अलग ही एंगल से बात करना स्टार्ट कर दिया था। वो कहता था
कि वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है जो सोसाइटी के लिए वैल्यू जनरेट करता है। कुछ याद आ रहा है कि हमने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में हमने इस बातों पर डिस्कशन किया था बेटा? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बात यही है कि बिजनेस स्पीक्स अबाउट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, बट प्रॉफिट इज द मींस टू अचीव दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट वो मींस है, जिससे वो जरिया है जिससे हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं? हाउ टू मैक्सिमाइज शेयरहोल्डर्स वेल्थ। हम शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें? ओके, तो अब मुझे बताओ, जब भी एक बिजनेस में एक प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना होता है, सर इसका मतलब क्या होता है? जब भी एक बिजनेस में एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होती है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ सेलिंग प्राइस डिसाइड कैसे होगी? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ सेलिंग प्राइस डिसाइड कैसे होगी? अरे भाई, पहले तो प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करेंगे। कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो आपको नहीं लगता है उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगी? हाँ सर, बात तो आप बराबर कह रहे हो। जैसे कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या ऐड हो जाएगा? उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो इसे प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं ना। कौन सी पॉलिसी कहते हैं? प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं। कोई भी बिजनेस में इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि उन बिजनेस को ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए। प्राइसिंग पॉलिसी कैसे डिसाइड करे कि वो आउटसाइड कस्टमर्स को जो गुड्स बेचती है वो कौन सी प्राइस पे बेचे? तो वो तो पूरा डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट क्या है और उस कॉस्ट में वो क्या ऐड करेगा? प्रॉफिट ऐड करेगा। और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके जो जो प्राइस आएगी उसे हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। आई होप आप मेरी बात से अग्रीड होंगे। जब हम बेटा थोड़ा हाँ हाँ बोलोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा, मुझे तो ना ऐसा वो जूम पे पढ़ाता हूँ ना तो मुझे ऑकवर्ड फीलिंग आती है बेटा। मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि यार मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। थोड़ा हाँ हाँ बोलोगे तो ऐसा लगेगा बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं। और भागोगे नहीं, ठीक है ना? प्लीज भागना नहीं है, ठीक है? डटे रहोगे। हाँ, ओके, तो मुझे बताओ, बात तो वो हो गई कि उसको हम क्या कहेंगे, उस हम प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करने की बात करेंगे। सेकंड, आपको पता है बेटा हमारी कंट्रीज में जब 1950-60s की बात करते हैं, जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जो कि खैर आज भी हमारी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है, लेकिन उस टाइम पे हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन कह लो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कह दो, इतना स्ट्रांग नहीं था। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री एक फार्मिंग बेस्ड कंट्री है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस टाइम पे जो मैनेजमेंट पॉलिसी हुआ करती थी ना, जनरली वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट पॉलिसी हुआ करती थी। मतलब सेंट्रली टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेता था और क्या होता था ना कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो करते थे। जब मैं एक बहुत बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स क्वाइट ऑब्वियस एंड क्वाइट लॉजिकल है, कहीं ना कहीं पे एक लेवल पे एक डिसीजन लिया जाता है। तो पहले मैनेजमेंट गुरुज क्या सोचते थे, मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या कहती थी, मैनेजमेंट पॉलिसी क्या कहती थी कि सेंट्रलाइज अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? सेंट्रलाइज अप्रोच है। मतलब टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, सारी बातें मतलब टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा, टॉप मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वैसे हर डिपार्टमेंट को फॉलो करते हुए चलना है, तो उसे सेंट्रलाइज अप्रोच कहते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं एक्चुअली एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। जब मैं छोटा था ना तो मतलब हम मेरे दो अंकल, फिर मेरे अंकल के मतलब मेरे दोनों अंकल थे, उनके दो दो तीन तीन बेटे थे। तो और मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, तो ऐसे देखा जाए तो टोटल मिला के 22 जन की फैमिली थी। ये 22 जन की फैमिली थी। लेकिन होता यूं था कि जो भी डिसीजन लेना है वो दादाजी लेंगे। दादाजी ने जो बोला वो फाइनल। दादाजी ने कह दिया भाई ऐसा होना चाहिए तो भाई ऐसा ही होना चाहिए, फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। तो दादाजी जो बोलते थे वही सब फाइनल, मतलब दादाजी के ऊपर कुछ नहीं। दादाजी ने बोला ऐसा है तो ऐसा है, दादाजी ने बोला ये करने का तो ये करने का, दादाजी ने बोला ऐसा करने का तो ऐसा करने का, तो खत्म। तो ये जो अप्रोच था ना दोस्तों, इस अप्रोच को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। ऊपर से टॉप मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करेगा, बाकी नीचे वाले उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हमारी कंट्री में पहले क्या था ना, ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। और सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की वजह से क्या ना कि कंपनीज में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे वो उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। जैसे कि एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मेरी बातों को समझना। मुझे बताओ, अमूल कंपनी है, करेक्ट है? अमूल कंपनी है क्या? अमूल कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे क्या? मान के चलो अमूल कंपनी में मिल्क डिवीजन है, कर्ड डिवीजन है, दही डिवीजन, कर्ड को बोलते दही बोलते हैं हिंदी में, बटर मिल्क डिवीजन है, बटर मिल्क मतलब छाछ बोलते हैं ना इसको, बटर मिल्क डिवीजन है। ऐसे तो बहुत सारे डिवीजन होंगे, और चीज डिवीजन होगा, बहुत सारे डिवीजन होंगे। अरे भाई थोड़ा हाँ हाँ बोलोगे ना दोस्तों, आप लोग हो कि नहीं, मुझे वही नहीं समझ में आता है। हाँ बच्चे दिख तो रहे, हाँ ठीक है, ओके। चलो, दर्शन धोखा ने अपना हाथ ऊपर कर दिया है, ठीक है दर्शन धोखा भाई।
तो बेटा अमूल अमूल कंपनी में ऐसे अलग अलग डिविजन्स हुआ, अलग अलग डिवीजन हुआ करते हैं। मान के चलो कि अमूल सेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो करता है। तो क्या मिल्क डिवीजन को मैनेज करने वाला अपना एक मिल्क डिवीजन का एक मैनेजर होगा? हाँ होगा, क्वाइट ऑब्वियस। क्या कर्ड डिवीजन को, दही डिवीजन को मैनेज करने वाला क्या उसका एक मैनेजर होगा? हाँ होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। क्या बटर मिल्क डिवीजन को मैनेज करने वाला क्या उसका एक डिपार्टमेंट होगा? हाँ होगा, इट इज ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस। मतलब दिस इज ऑब्वियस। क्या इन हर हर डिपार्टमेंट के अपने मैनेजर होते हैं। जब सेंट्रलाइज अप्रोच हुआ करता था तो हर डिपार्टमेंट मैनेजर को अपनी सैलरी मिलती थी और उसको सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। अब मुझे बता, डिपार्टमेंट का सेल्स ज्यादा हो कम हो उससे डिपार्टमेंट मैनेजर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको तो अपनी सैलरी से मतलब था। अब मिल्क डिवीजन प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, ही इज लिस्ट बॉदर्ड अबाउट। मिल्क डिवीजन का मैनेजर उससे बहुत लीस्ट बॉदर हुआ करता था। अमूल कंपनी एज अ होल प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, उससे भी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो ये ड्रॉबैक था सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का, क्योंकि सारा डिसीजन कौन लेता था? टॉप मैनेजमेंट लेता था, और उनको तो सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, दैट्स इट। उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, वो जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। और वो कहने पे मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तुम्हारी मतलब वो मतलब मिल्क डिपार्टमेंट का मैनेजर ये कहता था, भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आता है, मैं थोड़ी रन कर रहा हूँ मिल्क डिपार्टमेंट को। मिल्क डिपार्टमेंट को रन करने वाला टॉप मैनेजमेंट है, हम तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ फॉलो करते हैं। और हमें तो मंथ एंड में हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, बस हमें तो हमारी सैलरी से मतलब है। आप हमें सैलरी दे दो, हमारा काम खत्म। दिस दिस वाज द थिंकिंग इन सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, जहां पे एक एक डिवीजन जो था ना, ये कॉस्ट सेंटर हुआ करता था। क्या सेंटर हुआ करता था? कॉस्ट सेंटर हुआ करता था। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है। बेटा मान के चलो कि मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो क्या मुझे व्हाइट बोर्ड मार्कर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी? जिसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, वो कॉस्ट सेंटर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है। ध्यान सुनो, तुरंत नहीं समझ में आएगा, मैं दो चार बार बोलूंगा अलग अलग एग्जांपल लेके, तो समझ में आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं? कॉस्ट सेंटर उसे कहते हैं कि आप जिसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। मान के चलो, अगेन आई टेक वन मोर एग्जांपल। मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, तो क्या मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो क्या मैं मोबाइल की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा? हाँ ऑफ कोर्स करूंगा ना। कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना चाहिए, और कॉस्ट में इफ आई ऐड द प्रॉफिट देन आई कैन डिसाइड अबाउट द सेलिंग प्राइस ना, इनवॉइस प्राइस के बारे में तब जाके डिसाइड कर पाऊंगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यही समझाना है आपको कि जिसके लिए भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, वो क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है। तो मतलब मैं अगर मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मार्कर क्या है? कॉस्ट सेंटर है। अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मोबाइल की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मोबाइल क्या बन गया? कॉस्ट सेंटर बन गया। अब मान के चलो कि मैं पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, करेक्ट है? अब पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो पेंसिल मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने 3 डिपार्टमेंट बना के रखे। एक डिपार्टमेंट जहां पे सिर्फ वुड वर्क होता है, मतलब पेंसिल तो वुड की बनती है ना, तो वहां पे सिर्फ वुड वर्क होता है। सेकंड डिपार्टमेंट में फिनिशिंग वर्क होता है। थर्ड डिपार्टमेंट में लीड इंसर्शन होता है। आप समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि अमूल की बात कर लो, तो एक मिल्क डिवीजन है, कर्ड डिवीजन है, बटर मिल्क डिवीजन है। तो मैंने कहा मैं पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिपार्टमेंट 1 था वुडवर्क डिपार्टमेंट, जहां पे सिर्फ वुडवर्क होता था। मतलब रॉ मटेरियल लाया जाता था, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे मोल्ड होते थे, मोल्ड के हिसाब से उसको तैयार करते थे। फिर सेकंड डिपार्टमेंट में उस पर कलरिंग होता था, पेंटिंग होता था। थर्ड डिपार्टमेंट में उसमें लीड इंसर्शन होता था, लिखने के लीड चाहिए ना, उसमें ब्लैक कलर की लीड होनी चाहिए। तो थर्ड डिपार्टमेंट में क्या होता था? लीड इंसर्शन होता था। अब मुझे बताओ, बीइंग ओनर ऑफ दिस कंपनी, मुझे ये भी जानना है कि मेरा जो डिपार्टमेंट 1 है, वो डिपार्टमेंट 1 को रन करने की कॉस्ट क्या आ रही है? डिपार्टमेंट 1 को रन करने की कॉस्ट क्या आ रही है? मैंने कहा ना, जिसके लिए भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो वो क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है। तो बताओ, अगर मैं डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो डिपार्टमेंट 1 मेरे लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। मुझे ये भी देखना है कि जो पेंटिंग वाला डिपार्टमेंट है ना, पेंसिल को पेंटिंग करता है, उस पर फिनिशिंग काम करता है, उस पर प्रिंटिंग करता है, लिखता है, तो वो जो है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2 है। तो ये डिपार्टमेंट 2 को रन करने की मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, मुझे जानना है। जिसके लिए भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो वो क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है। अगर पेंसिल की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो पेंसिल भी क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है। थर्ड डिपार्टमेंट क्या था? लीड इंसर्शन डिपार्टमेंट था। तो अब लीड इंसर्शन डिपार्टमेंट में लीड इंसर्ट कर, मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, बहुत सारे वहां का रेंट आता होगा, बहुत सारे और खर्चे होते होंगे, वहां के मैनेजर की सैलरी, बहुत सारे वहां के सुपरवाइजर की सैलरी, देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब मिला के उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रन करने की कंपनी को कॉस्ट कितनी आती है, अगर मुझे ये भी फाइंड करना है, तो डिपार्टमेंट 3 भी मेरे लिए क्या बन जाता है? कॉस्ट सेंटर बन जाता है।
आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। बेटा थोड़ा हाँ बोलोगे ना बेटा तो अच्छा लगता है ना बेटा, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और आप हाँ हाँ नहीं बोलोगे तो कितना बेकार लगता है बेटा। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में क्या हुआ करता था, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में यही होता था कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता था और उन्हीं डिसीजंस को बाकी सारे मैनेजमेंट के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते थे, फॉलो करते थे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते थे उससे फॉलो करते थे। और उनको उन डिपार्टमेंट मैनेजर को अपनी सैलरी मिलती थी एंड दे वर हैप्पी विद दैट। तो उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यार कि डिपार्टमेंट मतलब नहीं, मतलब अमूल एज अ कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। बट धीरे धीरे, तो आप मुझे बताओ एक सेकंड, अब मैं यहाँ की बात करूं तो आपको नहीं लगता है मिल्क डिवीजन एक कॉस्ट सेंटर होगा? अगर हम डिसेंट्रलाइज अप्रोच में हैं तो मिल्क डिवीजन क्या होगा? एक कॉस्ट सेंटर होगा। कर्ड डिवीजन भी क्या होगा? एक कॉस्ट सेंटर होगा। बटर मिल्क डिवीजन भी क्या होगा? एक कॉस्ट सेंटर होगा। जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि बेटा आपको? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आता होगा। ये हर एक डिवीजन क्या है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच में क्या हुआ करते थे, ये कॉस्ट सेंटर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा? ये कॉस्ट सेंटर हुआ करते थे। लेकिन सॉरी 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 मैंने गलत बोला। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में ये सब क्या हुआ करते थे? कॉस्ट सेंटर हुआ करते थे। कॉस्ट सेंटर मतलब समझ में आ गया क्या? मतलब अमूल कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्या सोचेगा कि भाई मिल्क डिवीजन को रन करने की कितनी कॉस्ट आती है, उसके मैनेजर की सैलरी, उनके वर्कर्स की सैलरी, वहां के स्टाफ की सैलरी, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहां और दूसरा और खर्चा आता होगा वो मतलब मिल्क एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा, मतलब काउज बफेलोज जो भी रहेंगे उनको मेंटेन करने का खर्चा, उनके वॉट एवर इट में भी। अब मैं अभी क्या क्या बातें बताऊं ना, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं उसमें। तो वो सब खर्चा मिला के एक मिल्क डिवीजन की कॉस्ट बनती है। तो अब मुझे बताओ कि मिल्क डिवीजन क्या है? एक कॉस्ट सेंटर है। कर्ड डिवीजन भी क्या है? एक कॉस्ट सेंटर है। बटर मिल्क डिवीजन भी क्या है बेटा? एक कॉस्ट सेंटर है। बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा तो ना बोलोगे, फास्ट। ओके, सब बच्चे बोल रहे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस कुछ ही बच्चे बोल रहे, बाकी सारे बच्चे तो नहीं बोल रहे। ठीक है, एनीवे अब मुझे बताओगे, धीरे धीरे सेंट्रलाइज अप्रोच से मैनेजमेंट गुरु का मानना यह था कि अब सेंट्रलाइज अप्रोच में मजा नहीं आ रही है, हमें तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच में जाना चाहिए। क्यों डिसेंट्रलाइज अप्रोच में जाना चाहिए? सुनो मेरी बात को ध्यान से। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दिक्कत ये आने लगी कि सेंट्रलाइज अप्रोच में थोड़ा कैजुअल अप्रोच आ जाता था। मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता था यार प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अब मैनेजमेंट गुरुज ने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि देखो भाई, आप सब लोग के मतलब आप सब लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो मतलब मिल्क डिपार्टमेंट के मैनेजर को उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगा उसका मतलब ये होता है कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि अगर तेरा मिल्क डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करता है तो तेरी जवाबदारी है भाई। उसके लिए तुझे, यू विल बी आंसरेबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, तुझे आंसर देना पड़ेगा, तुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। कर्ड डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, उसको बोलो कि भाई तेरे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस नहीं तो तुझे तेरे डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना पड़ेगा। तेरा डिपार्टमेंट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तेरे डिपार्टमेंट कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो तेरी जवाबदारी, तुझे आंसर देना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। बटर मिल्क डिवीजन के मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबल बनाओ। सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर को, सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और उनको आंसरेबल बनाओ, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि अगर कुछ गलत होता है तो डांट पड़ेगी, नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। आप समझे मेरी बातों को? क्या कह रहा है वो? ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच कह रहा है। डिसेंट्रलाइज अप्रोच क्या कहता है? ठीक है उनको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, और उनको ये भी बोलो कि आपके डिपार्टमेंट का अगर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में आपको 10%, 20%, 5% जो भी है उसका शेयर भी आपको मिलेगा। तो अब मुझे बताओ क्या आपको नहीं लगता है उस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को ऊपर लेके जाने के लिए अपनी जान दे देगा? जान तो नहीं देगा लेकिन अपनी पूरी जान लगा देगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा देगा, अपनी पूरी जान दे देगा कि नहीं मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ऊपर कैसे जाए, मेरे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसे ऊपर आए। आई होप मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात समझ में आती होगी। तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा कि मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ऊपर कैसे जाए, मेरा डिपार्टमेंट किस तरह से परफॉर्म करे। तो धीरे धीरे अपना सेंट्रलाइज्ड अप्रोच किस में चला गया? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में चला गया। सबको उनका मतलब सब डिपार्टमेंट को ऑटोनोमस बना दिया गया। ऑटोनोमस का मतलब समझिए क्या? ऑटोनोमस का मतलब भाई
हाँ होगा होगा, अनिकेत होगा भाई, अनिकेत होगा। ऑटोनोमस का मतलब समझिए क्या बेटा? ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि भाई आप हो कंपनी का ही पार्ट, आप हो कंपनी का ही पार्ट, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपका, मिल्क डिपार्टमेंट तुम्हारा, तुम्हारे, तुम फील करो ये तुम्हारी ओनरशिप का है। कर्ड डिपार्टमेंट भी तुम्हारा, मतलब कर्ड डिपार्टमेंट के मैनेजर को फील कराते हैं भाई ये तेरा है भाई, यू ओन दिस, क्योंकि उसके प्रॉफिट में तुझे शेयर मिलने वाला है, प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है, तो काइंड ऑफ ओनर बन गया तू भाई। बटर मिल्क डिवीजन वाले को भी, डिपार्टमेंट 3 वालों को भी फील कराओ भाई ये तेरा डिपार्टमेंट है भाई, इट्स योर्स। तो अब मुझे बताओ, अगर ये एक फीलिंग अगर क्रिएट होना स्टार्ट होती है, तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मुझे सोच के बताओगे क्या ये मिल्क डिवीजन जो है डिपार्टमेंट 1, अभी मैं डिपार्टमेंट 1 2 3 बोलता हूँ, ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट 1 जो है, अब ये कॉस्ट सेंटर रहेगा कि ये प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट हो गया? बोलोगे? अब रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है ना बच्चों? अभी तो डांट खाओगे, अभी मैंने बहुत दिन से किसी को डांटा नहीं बेटा, आपको डांट खानी है क्या? बहुत दिनों से तो मैं डांट खा रहा हूं किसी की, करेक्ट है, और डांट खा खा के मैं परेशान हो गया हूं बेटा। अगर आप आंसर नहीं करोगे ना, तो आप पे फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा बेटा, ध्यान देना। और आपको बुरा लगेगा बेटा, फिर आप कल से नहीं आओगे बेटा, आप भाग जाओगे बेटा, ठीक है? अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच ने हर डिवीजन को, हर डिपार्टमेंट को क्या बना दिया? प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। और रिस्पॉन्सिबल बना दिया। क्या बना दिया? रिस्पॉन्सिबल बना दिया। सर ठीक है, ये समझ में तो आ गया, लेकिन यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से, इससे ट्रांसफर प्राइसिंग का रिलेशन क्या है? आता हूं ना, आता हूं ना। This for July 2020, Twinkle Pawar, yes, this is for July 2020 beta, correct. You going to appear for which attempt, December और July? अगर आप दिसंबर के लिए हैं तो यहाँ पे नहीं बैठोगे बेटा, आप आपके लिए टाइम है बेटा, ठीक है ना? आप विड्रॉ हो सकते हो यहाँ से। तो मैंने दिसंबर ग्रुप में तो अपडेट किया ही नहीं था ना, मैं तो जून में ही अपडेट किया था। एनीवे, चलो गुड, तो यू कैन कंटिन्यू हियर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो सर ये सब डिस्कशन का आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या लेना देना? बहुत बहुत बड़ा लेना देना है भाई, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मुझे बताओ, जैसे जैसे यू नो इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज होती गई, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू वर्ल्ड एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हो गया। मतलब एक टाइम था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर बिजनेस करना है तो बहुत टफ होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव था, इंपोर्ट ड्यूटी 100% हुआ करती थी, 150% हुआ करती थी। तो ऐसे यू नो अनाप शनाप ड्यूटी गवर्नमेंट लेती थी। कोई एनकरेज नहीं था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, कोई एनकरेज नहीं करता था। आजकल तो हमारा इंडिया का फॉरेन रिजर्व बहुत बहुत हद तक बढ़ गया है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था कि जहां पे इन बातों का रिलेवेंस बहुत कम हुआ करता था। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फिर तो क्या हुआ ना कि अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे, 10-15 साल में देखोगे, तो टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि मान के चलो कि कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन अगर 15 साल पहले आई होती ना, तो सब बच्चे घर पे बैठे मक्खी मारते, कुछ नहीं कर सकते थे। आज तो टेक्नोलॉजी के मतलब थ्रू दिस टेक्नोलॉजी वी कैन कनेक्ट टू स्टूडेंट्स। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यू नो ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब एडवांटेज है। ये टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इतना स्ट्रांग हो रहा है, आजकल जियो 5G की बात कर रहा है, तो यू नो इट बिकम्स वेरी इजी नाउअडेज, बहुत इजी बनते जा रहा है नाउअडेज कि हम इस अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। कौन सा अप्रोच है? डिसेंट्रलाइज अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज, मोर देन 60% कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैज देयर ओन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, अपनी उनकी ओन सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट्स हैं। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस की 200 सब्सिडरीज हैं, 200 सब्सिडरीज हैं। वो अलग अलग बिजनेस करने के लिए क्या ओपन कर देते हैं? सब्सिडरीज ओपन कर देते हैं। रिलायंस पेरेंट कंपनी रहती है और बाकी उनकी सब्सिडरीज रहती है। क्या रहती है? बाकी उनकी सब्सिडरीज रहती है बेटा। तो अलग अलग पर्पस के लिए हो सकता है, बहुत बार टैक्स एडवांटेज के लिए, बहुत बार यू नो कोई भी मतलब प्लानिंग करने के लिए भी वो अपनी सब्सिडीज ये ओपन करते हैं। तो जनरली आपको पता ही होगा, अभी ज्यादा कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब होल्डिंग सब्सिडरी या होल्डिंग जॉइंट वेंचर, होल्डिंग एसोसिएट्स की जब बात करते हैं, तो ऑल्दो कहने के लिए डिफरेंट एंटिटी है, लेकिन है तो एक ही कंट्रोल में ना। अब मान के चलो कि अमूल में डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 है, वो बोलने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन है तो अमूल के कंट्रोल में, है तो अमूल के कंट्रोल में।
मतलब है तो अमूल के ही ना, कहने का मतलब ये है। उनको ऑटोनोमस बना दिया गया, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अभी उनको कॉस्ट सेंटर से किस में ट्रांसफर कर दिया गया, प्रॉफिट सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया। अब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया प्रॉफिट के लिए। तो अब मुझे बताओ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अमूल का मिल्क डिवीजन जो है, अमूल का मिल्क डिवीजन जो है, क्या वो आउटसाइड मतलब थर्ड पार्टी को क्या मिल्क बेचता होगा? हाँ, मिल्क बेचता होगा, करेक्ट है। उसलिए तो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है ना। उसका मिल्क प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि वो मार्केट में मिल्क बेच सके। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि कर्ड डिपार्टमेंट को भी मिल्क की जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? मिल्क की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे बताओगे, अगर कर्ड डिपार्टमेंट को भी मिल्क की जरूरत पड़ेगी, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कर्ड डिपार्टमेंट क्या बाहर से मिल्क खरीदेगा कि मिल्क डिपार्टमेंट से मिल्क खरीद लेगा? क्या वो बाहर से मिल्क खरीदेगा कि मिल्क डिपार्टमेंट से मिल्क खरीदेगा? आप मुझे जरा आंसर करोगे बेटा तो मजा आती है पढ़ाने में बेटा, ठीक है ना। वो बाहर से मिल्क खरीदेगा कि वो मिल्क डिपार्टमेंट से मिल्क खरीद लेगा? ठीक है, तो बताओ, जब मिल्क डिपार्टमेंट उसको मिल्क बेचेगा, मान के चलो कि मिल्क डिपार्टमेंट को मिल्क एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट आती है वो 40 रुपीज पर लीटर आती है। क्या आती है? 40 रुपीज पर लीटर आती है। और वो आउटसाइड मार्केट में 50 रुपए में बेचते हैं, 50 रुपीज पर लीटर में बेचते हैं। तो उनको 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, उनको 10 रुपीज का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अब मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को मिल्क ट्रांसफर करेगा, बेचेगा, जो भी कह दो आपको जो करना है वो, क्योंकि कर्ड डिपार्टमेंट को कर्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मिल्क की जरूरत होती है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जब कर्ड डिपार्टमेंट मिल्क डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से मिल्क खरीदेगा, या तो ऐसा कह दो, या तो मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को मिल्क बेचेगा या ट्रांसफर करेगा, तो कौन सी प्राइस पे करेगा? ये कॉस्ट प्राइस है, और ये कौन सी प्राइस है? मार्केट प्राइस बोल दो या सेलिंग प्राइस बोल दो। कौन सी प्राइस बोल दो? मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताओ कौन सी प्राइस पे करेगा? आपको क्या लगता है? फटाफट आंसर दो। आपको क्या लगता है? सब लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कॉस्ट, कोई बोल रहा है मार्केट। सबका आंसर आना चाहिए। नालायक को 10 जन 15 जन देख रहे, दो तीन ही जन आंसर दे रहे हैं क्या? क्या मैंने कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी पूछा है? रेडमी बोल रहा है कॉस्ट। बाकी बच्चे तो सोच ही नहीं पा रहे। दर्शन धोखा बोल रहा है मार्केट प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे देगा, रीजनेबल प्राइस पे देगा। ठीक है, एक बात अब मुझे बताओ, आफ्टर ये पाजी आ गया क्या? अब मुझे बताओ, आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हर डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर है? जिन्होंने कॉस्ट आंसर दिया था ना, उससे मैं बात करता हूँ। क्या हर डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर है? हाँ सर, हर डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर है। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, मिल्क डिपार्टमेंट वाला अगर कर डिपार्टमेंट वाले को कॉस्ट प्राइस पे अगर गुड्स बेच देगा, मिल्क बेच देगा, तो आपको नहीं लगता है मिल्क डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा? क्योंकि अब मिल्क डिपार्टमेंट के मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होने वाला है? वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए मिल्क डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का बेस लिया जाएगा। मतलब मिल्क डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अगर ज्यादा आया, तो टॉप मैनेजमेंट क्या मानेगी कि मिल्क डिपार्टमेंट का मैनेजर परफॉर्म कर रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं आया, कम आया, तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि उस पे उसको शेयर मिलने वाला है ना, उस पे क्या मिलने वाला है? शेयर मिलने वाला है। उसको सैलरी तो मिलने वाली है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलने वाला है? उसको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको नहीं लगता है उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलने वाला है? तो अगर उसको प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मिल्क डिपार्टमेंट का मैनेजर, क्या कर्ड डिपार्टमेंट को जो मिल्क ट्रांसफर करेगा, क्या वो कॉस्ट प्राइस पे करेगा कि वो मार्केट प्राइस पे करेगा? कॉस्ट प्राइस पे करेगा कि मार्केट प्राइस पे करेगा? अगर वो कॉस्ट प्राइस पे कर देगा, तो उसका सेल तो कॉस्ट प्राइस पे हुआ। मतलब जितना भी मिल्क वो कर्ड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, वहां से एक भी रुपया नहीं कमा रहा है। लेकिन अगर यही मिल्क को अगर मार्केट में बेचा होता तो कुछ कमा सकता था? अरे बोलो हाँ या ना। बस बात यहीं पे आती है, मुद्दा यही है कि जब दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल सेल्स होता है। कौन सा सेल्स होता है? एक्सटर्नल सेल्स होता है, जो हम थर्ड पार्टी को सेल्स करते हैं, बाहर के कस्टमर को सेल्स करते हैं। और दूसरा हम इंटरनल डिपार्टमेंट को सेल्स करते हैं। तो जब इंटरनल डिपार्टमेंट को बेचते हैं, तो उसको कौन सी प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे, उसी प्राइस को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। मैंने पूरी जो बकवास की ना, ये सिर्फ ट्रांसफर प्राइस समझाने के लिए बकवास की। आपको ट्रांसफर प्राइस समझ में आया क्या? आई होप यू गेट माई पॉइंट बेटा, कि ट्रांसफर प्राइस क्या है समझ में आया होगा आपको। तो ये
बस मोर और लेस अभी आई थिंक ये समझ में आ गया है। तो देखो ना, यहाँ पे मैंने सारी बातें वही लिखी है। अब मेरे जो लिखा है ये सारी बातें मैं शेयर कर दूंगा, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है ना। मैंने आपके स्टडी मटेरियल से जो जो मुझे अच्छा लगा और जो जो मुझे जो लग रहा था, कुछ वर्डिंग्स मैंने मेरे डाल के ऐसे मिक्स करके उसको मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है। तो आई थिंक यू डोंट रीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। एनी कंपनी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दे सेल इन द मार्केट ईदर टू, किसको बेचते हैं, या तो वो इंटरनल कस्टमर को बेचते हैं। अब समझ में आया, इंटरनल कस्टमर मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट्स को बेचते हैं, या तो एक्सटर्नल कस्टमर को बेचते हैं, या तो एक्सटर्नल कस्टमर को बेचते हैं। तो मुझे बताओ, गुड्स और सर्विसेज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन सेम कंपनी, सच ट्रांसफर क्या हो गया, कहां चला गया? हर्षिता बोल रही है आई एम नॉट एबल टू लिसन यू क्लियरली। वाई हर्षिता बेटा? हाँ, आपकी नेट प्रॉब्लम होगी बेटा। गुड्स और सर्विसेज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन सेम कंपनी, फॉर सच ट्रांसफर कंपनी डिसाइड सेलिंग प्राइस एंड इट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। तो मैंने ये पूरा जो डिस्कशन किया, आपको ये बात समझाने के लिए डिस्कशन किया कि ट्रांसफर प्राइस होता क्या है, ट्रांसफर प्राइस होता क्या है। लिखा है, विद ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कंपनीज हैव देयर ओन एसोसिएट्स और सब्सिडरीज एंड एज सच दिस ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड बाय ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी ठीक है ना, मैंने कहा ना बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन डिस्कशन ऐसा बेकार भी नहीं करूंगा कि कुछ समझ में ही ना। हाँ ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी हर्षिता, ये उसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको, तो टेंशन मत लो बेटा, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दिस। बच्चों मैंने आपसे वही कहा था, है तो ये बहुत डिटेल टॉपिक, करेक्ट है। क्योंकि जनरली मैंने ये कहा, मैंने अभी यही कहा कि बहुत सारी कंपनीज है ना अपनी सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर जब क्रिएट करती है ना, तो उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर वक्त मिला, मौका मिला तो कभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। तो with globalization, almost 60% of the companies have their own associate subsidiaries and as such, these transactions are covered by transfer pricing. अगर कोई होल्डिंग अपने सब्सिडरी को गुड्स ट्रांसफर करता है, तो ऑल्दो बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, लेकिन है तो एक ही कंट्रोल में ना, तो वहां पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस एट व्हिच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रॉफिट सेंटर टू अनदर प्रॉफिट सेंटर विद इन द सेम कंपनी। देखो यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर वर्ड यूज हुआ है, अब ये आपके दिमाग में गया क्या? यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? वन प्रॉफिट सेंटर टू अनदर प्रॉफिट सेंटर। क्या ये आपको समझ में आया? तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। If profit centers are to be used, ट्रांसफर प्राइस, इफ प्रॉफिट सेंटर्स आर टू बी यूज, अगर हम प्रॉफिट सेंटर वर्ड यूज करते हैं तो ट्रांसफर प्राइस बिकम्स नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सेपरेट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉफिट सेंटर्स। मैंने कहा ना कि अमूल में अब मिल्क डिपार्टमेंट वाले मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो होगा वो मिल्क डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पे डिसाइड होगा। कर्ड डिपार्टमेंट वाले मैनेजर का परफॉर्मेंस जो डिसाइड होगा वो कर्ड डिपार्टमेंट वाले प्रॉफिट मैनेजर के प्रॉफिट पे डिसाइड होगा। तो ये सेपरेट प्रॉफिट सेंटर है, इसीलिए जो डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर करता है उससे हम सेलिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव करता है उससे हम बाइंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। और दोनों डिपार्टमेंट, देखो दोनों डिपार्टमेंट में फाइट कहां पे आएगी, देखो ध्यान से सुनना। बेचने वाला डिपार्टमेंट मैक्स टू मैक्स प्राइस लेने की कोशिश करेगा और खरीदने वाला डिपार्टमेंट कम से कम प्राइस लेने की कोशिश करेगा। आप समझे मेरी बात को? क्योंकि ज्यादा प्राइस लेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, खरीदने वाला डिपार्टमेंट कम प्राइस पे लेगा, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और कॉमन सेंस ये भी अप्लाई करो कि डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 तीनों इसी बात पे लगे हैं कि हम हमारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, तो तीनों की सोच अगर एक ही डायरेक्शन पे जा रही है तो आपको नहीं लगता है कि तीनों डिपार्टमेंट की अगर इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तीनों डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अगर बढ़ेगा तो कंपनी एज अ होल, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा बेटा। इसीलिए सेंट्रलाइज अप्रोच से डिसेंट्रलाइज अप्रोच ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे हम किसी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, वहां पे हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, वहां पे हम कह सकते हैं कि भाई ये तेरा डिपार्टमेंट है, ये तेरा है, तुझे सैलरी के अलावा शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट में, तो वो अपनी जान लगा देगा उस पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। तो मतलब जब बाइंग डिपार्टमेंट है तो पूरी कोशिश करेगा कि वो कम से कम प्राइस में ले, सेलिंग डिपार्टमेंट वाला पूरी कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचे। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आता होगा।
इफ ट्रांसफर प्राइस आर सेट टू हाई सेलिंग सेंटर विल बी फेवर्ड। अगर ट्रांसफर प्राइस बहुत ज्यादा सेट की जाती है तो किसको ज्यादा फेवर मिलता है? सेलिंग सेंटर को उसका बेनिफिट मिलता है ज्यादा। इफ ट्रांसफर प्राइस आर सेट टू लो बाइंग सेंटर विल रिसीव अनवारंटेड प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर ट्रांसफर प्राइस बहुत कम मतलब ज्यादा कम मतलब कम रखते हैं तो मुझे बताओ अनवारंटेड मतलब हो सकता है कि उसको अनजस्टिफाइड प्रॉफिट्स मिल जाए उसको। मैं आगे थोड़ा डिस्कशन करूंगा तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन यहां तक की मेरी बात अगर समझ में आई है तो फटाफट हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे फास्ट। ये 2-4 बच्चे क्यों आंसर देते हैं भाई? बाकी बच्चे क्या सो गए हैं क्या? चलो हाँ हाँ तो बोल रहे बच्चे, ठीक है। ओके अब है ना, देखो आपको क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है। अभी ऊपर का जो डिस्कशन किया ना तो ठीक है, अब डिस्कशन मुझे लग रहा है कॉमन सेंस बेस्ड डिस्कशन था तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसमें। तो ये डिस्कशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो डिस्कशन आएगा ना वो कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स और ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1 क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है। नंबर 2 क्या है? गोल कॉन्ग्रुएंस है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आया क्या? अभी ये समझाने की जरूरत है कि समझ में आ गया कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैंने अभी कहा ना कि हर डिपार्टमेंट मैनेजर का हर डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा देगा तो आपको नहीं लगता है कि हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बी दी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। गोल कॉन्ग्रुएंस, एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद कंपनी गोल्स। मतलब अब हर डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमस बना दिया गया। ऑटोनॉमस बना दिया गया मतलब देखो ना, बहुत बार हम कहते हैं ना कि हमारे पुणे में सिम्बी कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज है, बीएमसीसी कॉलेज भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, सेंट मीरास कॉलेज कौन सी कॉलेज है? ऑटोनॉमस कॉलेज है। मतलब बाकी सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो बाकी सारी गवर्नमेंट कॉलेज पे यूनिवर्सिटी के रूल्स अप्लाई होते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते हैं। लेकिन सिम्बी बिम्बी वो यूनिवर्सिटी के पेपर्स नहीं लिखते हैं, वो तो अपने पेपर्स लिखते हैं, वो तो अपनी पढ़ाई कर अपने हिसाब से ही सिलेबस ड्राफ्ट करते हैं, अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो इसे ऑटोनॉमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे ऑटोनॉमस कहते हैं। तो कंसिडरिंग दिस गोल कॉन्ग्रुएंस, मतलब गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद कंपनी गोल्स। मतलब हर डिपार्टमेंट को अपनी ऑटोनॉमी दी गई है, हर डिपार्टमेंट को एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बना दिया गया है, हर डिपार्टमेंट मैनेजर को अपनी अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए जो गोल सेट करेगा उसका सीधा एग्रीमेंट, आई वुड रादर से, वो कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबल होना चाहिए, कमेंसुरेट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। करेक्ट है ना? मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट कुछ सोच रहा है और डिपार्टमेंट वाला कुछ और ही सोच रहा है। वो फिर ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो इतना पर्सनल इंटरेस्ट में सोच रहा है कि फिर उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो एक बात समझो, मेरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर डिस्कशन करना है तो इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकता है। मान के चलो कि कर्ड डिपार्टमेंट वाला, देखो मिल्क डिपार्टमेंट वाले की मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है 1 लाख लीटर। कितनी है? 1 लाख लीटर की है। अग्रीड? हाँ सर अग्रीड। और 1 लाख लीटर की मार्केट में डिमांड भी है। मतलब वो जितना प्रोड्यूस करता है मार्केट में उतना पूरा बिक जाता है। वो जितना प्रोड्यूस करता है मार्केट में पूरा बिक जाता है। तो मुझे बताओ जितना प्रोड्यूस करता है वो मार्केट में अगर पूरा बिक जाता है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना दोस्तों, क्या जब वो मान के कर्ड डिपार्टमेंट को 20,000 लीटर मिल्क की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 20,000 लीटर मिल्क की जरूरत है। तो मिल्क डिपार्टमेंट वाला उसको मिल्क कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचेगा, उसको मार्केट प्राइस पे ही बेचेगा। आप मेरी बात से अग्रीड हो? क्यों क्यों उसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचेगा? अरे कॉस्ट प्राइस से बेचेगा तो वो तो क्या मिल्क डिपार्टमेंट वाला क्या कहेगा? उसको मिल्क डिपार्टमेंट वाला कहेगा कि भाई मेरा तो 1 लाख लीटर मिल्क जो है वो मार्केट में बिकता ही है। अगर तुझे 20,000 लीटर मिल्क की जरूरत है तो तुझे मुझे मैं मार्केट में जो बेच रहा हूं, जो प्राइस से बेचता हूं, तुझे वो प्राइस मुझे देनी पड़ेगी। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? अग्रीड हो कि नहीं हो? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 1 लाख लीटर मिल्क जो प्रोड्यूस करता है मार्केट में कितना बिकता है? 90,000 ही बिकता है। ऐसे ले लो, चलो मार्केट में 80,000 लीटर ही बिकता है। तो अभी भी उसके पास 20,000 लीटर की एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी है मतलब उसके लिए एक्सटर्नल कस्टमर्स नहीं है, एक्सटर्नल कस्टमर्स नहीं है।
20,000 लीटर्स के लिए एक्सटर्नल कस्टमर्स नहीं है। तो अब मुझे बताओ कर्ड डिपार्टमेंट वाला क्या ये 20,000 लीटर उससे ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है। कर्ड डिपार्टमेंट वाला अगर बाहर से मिल्क खरीदेगा तो उसको मिल रहा है ऐसे मान लो 49 रुपीज पर लीटर में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 49 रुपीज पर लीटर में मिल रहा है। तो अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, अगर यही 20,000 लीटर मिल्क को अगर मिल्क डिपार्टमेंट वाला कर्ड डिपार्टमेंट को अगर 50 रुपीज से बेच रहा है, 52 रुपीज से बेच रहा है, तो बताओ कर्ड डिपार्टमेंट वाला क्या उसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? क्या कर्ड डिपार्टमेंट वाला उसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा उसको। वो क्या कहेगा, तू जाने, तेरा काम जाने भाई, मुझे तो बाहर से कितने में मिल रहा है, मुझे तो 49 रुपीज में मिल रहा है। अगर कर्ड डिपार्टमेंट वाला ये नहीं खरीदता है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपको नहीं लगता ये 20,000 लीटर का मिल्क जो है ये स्पॉइल हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा? तो एट दी एंड जो नुकसान होगा वो बेयर कौन करेगा? कंपनी बेयर करेगी ना। मतलब आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट का जो डिस्कशन कर रहा हूं ना अभी, है ना, न बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, फिर भी ज्यादा डिस्कशन हो जाता है। ये पॉइंट पे जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, तो ये पॉइंट का डिस्कशन ये कहता है कि आपका इंडिविजुअल गोल इस लेवल पे भी सेट नहीं होना चाहिए। मतलब कर्ड डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को बोलना पड़ेगा, भाई तुझे अंदर से ही खरीदना पड़ेगा, भले बाहर से तुझे 1 रुपया कम में मिल रहा है, लेकिन हम कुछ बातचीत करेंगे, प्राइस को निगोशिएट करेंगे, और निगोशिएट करके तुझे मतलब दोनों को बेनिफिट हो वो प्राइस पे तुझे ट्रांसफर करवाएंगे। तो आपका गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब यही होता है कि एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद कंपनी गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स कंपनी गोल के साथ कमेंसुरेट होना चाहिए, उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर ये इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर है तो क्या हर डिपार्टमेंट मैनेजर का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, क्या उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। डिविजनल ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने अभी समझाया आपको कि सब डिपार्टमेंट मैनेजर को अब अपनी फ्रीडम मिल गई है अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करने की। पहले सेंट्रलाइज अप्रोच में ऐसा नहीं हुआ करता था। सेंट्रलाइज अप्रोच में वो मेयरली क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे। धनाधन ये याद रखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स याद रखना। बोलो अरे भाई रिस्पॉन्स तो करो दोस्तों। ओके, समझ गया। बच्चे लेक्चर देख रहे, मुझे पता ही नहीं है, पार्टिसिपेंट देखने पड़ेंगे। चलो, ट्रांसफर प्राइसिंग की जब बात करते हैं तो एक होता है मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। अब बस वही अभी सब अभी हो गया, मैंने जो क्रक्स समझाना समझा दिया आपको। अब जो क्रक्स के बेस पे अभी है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब ट्रांसफर करेगा तो कौन सी प्राइस पे करेगा? नंबर 1 मार्केट बेस। कुछ कुछ मोर और लेस डिस्कशन तो मैंने कर लिया आपके साथ कि किस पे करेगा, मार्केट प्राइस पे करेगा। सेकंड किस पे करेगा, या तो कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, निगोशिएटेड प्राइस। अगर फाइट हो रही है तो दोनों डिपार्टमेंट बैठ के निगोशिएट करेंगे, अभी मैंने बताया था ना उस तरह से बैठ के निगोशिएट करेंगे तो उस प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। और फोर्थ क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी ट्रांसफर प्राइस। तो एटलीस्ट ये याद तो रखना कि ट्रांसफर प्राइसिंग की मेथड्स क्या है, ये याद रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब याद रखना कि याद क्या रखना है, मतलब इसमें कोई आपको है ना लंबा चौड़ा रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे मेन पॉइंट्स याद रखना। मुझे लग रहा है हार्डली ऐसे जो मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे ना, 9-10 जो भी 9 to 10 जो मिसलेनियस टॉपिक्स है ना, उसके 2-3 पेज में नोट्स बन जाएगी। और वो 2-3 पेज के जो मेन पॉइंट्स ना वही याद रखना, उसके ज्यादा उससे ऊपर कुछ याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है करके। और जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना बस। और क्या रिसेंटली डिस्कस किया है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी करके। तो बताओ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स में 4 मेन मेथड्स होगी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स क्या क्या है, तो मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है। नंबर 2 क्या है आपका, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है। नंबर 3 क्या है आपका, निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग है। एंड नंबर 4 क्या है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग है। कौन सी आपकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग है। पहले बात कर लेता हूं मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग की। अब मैंने अभी डिस्कशन कर ही लिया बेटा आपके साथ, ये सब जो एग्जांपल ले रहा था ना वो मुझे यहीं पे लेने थे एग्जांपल्स, तो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले लिए। मुझे बताओ क्या अगर मिल्क डिवीजन अगर 1 लाख लीटर मिल्क प्रोड्यूस करता है दोस्तों, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, और उसकी 1 लाख लीटर मिल्क की डिमांड भी मार्केट में है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो जब इंटर डिपार्टमेंटली ट्रांसफर करेगा तो क्या वो कॉस्ट प्राइस पे करेगा कि मार्केट प्राइस पे करेगा? कॉमन सेंस है यार, वो मार्केट प्राइस पे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर दूंगा
तो मेरे डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो तो मेरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट पे होने वाला है। अगर मैंने कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दिया तो मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम आएगा, और मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम आएगा तो मुझे उसका शेयर कम मिलेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर यहाँ पे। ये तो मुझे बताओ, अब मैंने अलग अलग है ना एग्जाम्पल्स क्रिएट किए थे यार, लेकिन मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल से बातें समझ में आ गई होगी, तो हर एग्जाम्पल को अब नहीं समझाता हूँ बेटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हो सकता है? अचीव गोल कॉन्ग्रुएंस। अब गोल कॉन्ग्रुएंस समझ में आया, मैंने ऊपर बताया कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के मैनेजर का गोल कंपनी के गोल के साथ कमेंसुरेट होना चाहिए, मैच होना चाहिए, कॉम्पिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो कोई भी डिसीजन ले ले, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है भाई, ओके। तो इसे कहते हैं अचीव गोल कॉन्ग्रुएंस, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मैंने अभी आपको वही समझाया कि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा तो उसके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर टॉप मैनेजमेंट उससे फोर्स करता है कॉस्ट प्राइस से बेच दे, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, अगर टॉप मैनेजमेंट अगर उसको फोर्स करेगा तो क्या कहेगा? आप मेरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने वाले हो मेरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं उसको कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम आएगा, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे वो नहीं करना है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो मुझे बताओ, अचीव गोल कॉन्ग्रुएंस, दूसरा क्या था? रियलिस्टिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंड थर्ड क्या था? मेंटेन ऑटोनॉमी ऑफ डिवीजन। समझ में आया कि यहाँ पे? मतलब मेंटेन ऑटोनॉमी ऑफ डिवीजन मतलब क्या? हर डिपार्टमेंट को एक ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया गया था, और वो स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको फ्रीडम दी गई थी। आप आपके डिपार्टमेंट को मैनेज करो, वो आपका ही है भाई, ऐसे सोच के मैनेज करो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग के। एडवांटेज क्या है? व्हेन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, द मार्केट प्राइस इज मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। समझो ये क्या कहना चाहता है। नो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मिल्क डिपार्टमेंट की मिल्क मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख लीटर की है। वो कितने लीटर की है? 1 लाख लीटर की है, और 1 लाख लीटर उसका मार्केट में कंजम्पशन भी है, मतलब मार्केट में बेच भी सकता है 1 लाख लीटर। तो अब मुझे बताओ, क्या उसके पास कोई एक्सेस कैपेसिटी है? देखो एक्सेस कैपेसिटी किसको कहते हैं कि 1 लाख लीटर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन मार्केट में 80,000 की ही डिमांड है, तो क्या 20,000 एक्सेस कैपेसिटी हो गया क्या? मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे मार्केट में डिमांड कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हेन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, मार्केट प्राइस इज मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर उसको पता है कि मेरा 1 लाख लीटर मार्केट में बिकना ही है, 1 लाख लीटर की मार्केट में डिमांड है, अगर वो अपना मिल्क कर्ड डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करता है, मान के चलो मार्केट प्राइस 50 रुपीज पर लीटर है, मार्केट प्राइस क्या है? 50 रुपीज पर लीटर है, लेकिन अगर वो 40 रुपीज पर लीटर पे कॉस्ट प्राइस पे अगर ट्रांसफर करेगा तो आपको नहीं लगता है वो 10 रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी को लूज कर देगा? 10 रुपया तो वही है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, क्या है उसकी? अपॉर्चुनिटी है। अगर वो 20,000 लीटर्स अगर इंटरनल डिपार्टमेंट को 20,000 लीटर्स अगर वो इंटरनल डिपार्टमेंट को अगर कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर देता है, तो आपको नहीं लगता है कि ही इज गोइंग टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग 10 रुपीज प्रॉफिट? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मैंने वही लिखा हुआ है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है बेटा। एडवांटेज यही है, व्हेन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, कोई एक्सेस कैपेसिटी है ही नहीं, तो मार्केट प्राइस ही बेस्ट प्राइस है, इसका मतलब ये है। डिसएडवांटेजेस एंड डिफिकल्टीज, नो मार्केट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हो सकता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है। देखो एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है कंपनी का नाम है एबीसी ऑटोमेटिव। नाम क्या है उसका? एबीसी ऑटोमेटिव उसका नाम है। अगर एबीसी ऑटोमेटिव अगर उसका नाम है बेटा, तो बताओ मुझे, एबीसी ऑटोमेटिव के 2 डिवीजन है, एक तो बैटरी डिवीजन है, दूसरा ऑटोमेटिव डिवीजन है। मतलब एबीसी ऑटोमेटिव बैटरी भी बनाता है, और ऑटोमेटिव डिवीजन में कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मैं ये कौन से सेंटेंस पे डिस्कशन करने जा रहा था आपका? हाँ, तो ये एबीसी ऑटोमेटिव में जो बैटरी डिवीजन है, बैटरी डिवीजन का एक्सटर्नल मार्केट भी है। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये एक्सटर्नल मार्केट में भी बाहर बिकता है, तो आपको नहीं लगता है इंटरनली जो ऑटोमेटिव डिवीजन में जो कार मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो कार तो एक फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन क्या बैटरी उसका एक कंपोनेंट है कि नहीं है? तो अगर बैटरी उसका अगर एक कंपोनेंट है, तो डोंट यू थिंक दैट कि ये बैटरी डिवीजन जो है वो ऑटोमेटिव डिवीजन को, मतलब कार डिवीजन को बैटरी भी सेल करेगा? क्या सेल करेगा? बैटरी भी सेल करेगा। तो ये सेंटेंस को, हाँ, तो ये जो यहाँ पे जो बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, इसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सी प्रोडक्ट कहते हैं? इसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। कार फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन बैटरी कौन सी प्रोडक्ट है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है।
तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया कि बेटा जो मैंने समझाया आपको यहाँ पे, तो इसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नो मार्केट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए मार्केट में मतलब उसका मार्केट ही नहीं है, मतलब मान के चलो कि एबीसी ऑटोमोटिव ऐसी बैटरी बनाता है, वो स्पेसिफिक बैटरी है, ये मार्केट में बिकती नहीं है। अब मार्केट में नहीं बिकेगी तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसकी मार्केट प्राइस पता ही नहीं चलेगी। आप समझे कि नहीं समझे, उसका मार्केट ही नहीं है ना। ऐसा हो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो मल्टीपल प्रोसेसेस में उनका फिनिश प्रोडक्ट, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरते हैं, और बहुत सारे जो प्रोसेसेस से गुजरता है ये मतलब रॉ मटेरियल, तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। तो बहुत बार इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट होता भी है, तो बहुत बार इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट होता भी नहीं है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्तों। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट नहीं होगा तो मार्केट प्राइस कहां से लाएंगे, तो ये उसका डिसएडवांटेज में जाता है। क्या जाता है, उसका डिसएडवांटेज में जाता है। मार्केट एग्जिस्ट, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब मार्केट तो है, एक डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट ही नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट तो है लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं। सर उसका मतलब क्या, कि हम जो क्वालिटी की बैटरी बनाते हैं, हम जो बैटरी बनाते हैं, ये हमारा यूनिक स्पेसिफिकेशन है। मतलब ऐसी बैटरी मार्केट में कोई बनाता ही नहीं है। नो वन इज मेकिंग सच काइंड ऑफ बैटरी, नो वन इज मेकिंग सच काइंड ऑफ बैटरी। अगर मान के चलो कि रिलायंस 5G लॉन्च करता है और मार्केट में कहीं 5G नहीं है, तो रिलायंस के अलावा 5G कहीं पे नहीं होगा। मतलब 5G की टेक्नोलॉजी सिर्फ रिलायंस के पास ही है। उसी तरह से अगर मान के चलो कि बैटरी तो मार्केट में बहुत सारी बनती है, लेकिन एबीसी कंपनी जो बैटरी बना रही है वो एक ऐसी बैटरी है कि जिसका मतलब वो एक यूनिक बैटरी है। अब मार्केट में बहुत सारी बैटरी बिकती तो है लेकिन ऐसी बैटरी नहीं है, इसीलिए उसकी कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस पता नहीं चलती है। तो ये उसका एक और डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ये मार्केट प्राइस के डिसएडवांटेज हो गया। समझ में आया तो ठीक है बेटा, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि उसको रट्टा मारना पड़ेगा थियोरेटिकली कि सर इसको याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेन पॉइंट्स याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन क्रक्स याद रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो डिसएडवांटेज और डिफिकल्टीज में क्या है, अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट ही नहीं है तो दिक्कत होगी कि मार्केट प्राइस कहां से लाएंगे। मार्केट एग्जिस्ट है लेकिन डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब जो बैटरी हम बनाते हैं ऐसी बैटरी कोई बनाता ही नहीं है। मतलब ऐसी बैटरी, मतलब हमारा स्पेसिफिकेशन यूनिक स्पेसिफिकेशन है, तो ऐसे यूनिक स्पेसिफिकेशन को लेके बैटरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट प्राइस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सिचुएशन में लॉजिक क्या कहता है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है मार्केट ढूंढने में, मार्केट तो एग्जिस्ट है लेकिन उसकी करेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, तो मार्केट प्राइस को थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लो ना। क्या कर लो, थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लो। मार्केट प्राइस को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इंटरनल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दो। आप समझे मेरी बात को, यहां पे है इंटर डिविजनल ट्रांसफर इन मोस्ट सिचुएशन कैन नॉट रेप्लीकेट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन। रेप्लीकेट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, रेप्लीकेट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट शुभम सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट मोदी सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लीकेट, मतलब रेप्लीकेट मतलब रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे फैकल्टीज मिलते नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ढूंढने में कुछ दिक्कत है, तो वो जो आपके पास जो मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस है, अब मान के चलो कि आप जो बैटरी बनाते हो वो सुपीरियर क्वालिटी की है और मार्केट में जो बैटरीज बिकती है वो मीडियम क्वालिटी की बिकती है, तो उस मार्केट प्राइस में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो ना। और वो एडजस्टमेंट करके आप इंटरनल डिपार्टमेंट को वो उस प्राइस से ट्रांसफर कर दो। आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। बात समझ में आ रही होगी बेटा आपको, यहाँ पे ये समझ में आ रही तो बेटा हाँ बोलोगे, तो मुझे समझ में आया कि मैं ये जो बकवास कर रहा हूँ ये दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा। ओके, दर्शन बोल रहे हैं हाँ सर, आरती बोल रही हाँ सर, कोमल बोल रही हाँ सर। ये बाकी सब बच्चों को नहीं समझ में आ रही कि बाकी सब बच्चे ख्यालों में है कहीं पे? ये 4-5 बच्चे ही पढ़ते हैं क्या? गजब है, बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है सुन ही नहीं रहे होंगे, चालू करके भाग गए ऐसा लग रहा है।
ओके, तो एक ट्रांसफर प्राइस आपका क्या हो गया, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हो गया। सेकंड कौन सा ट्रांसफर प्राइस आ रहा है आपका, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपका, प्राइसिंग आ रहा है। तो मतलब कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपका आएगा तो बस बात वही हो गई ना यार, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब क्या, कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देगा। कौन सी प्राइस पे ट्रांसफर कर देगा, कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देगा। अब एक्चुअली अगर आपसे बात करूँ ना, तो बेसिकली ये टॉपिक जो है ना, ये थियोरेटिकल टॉपिक है ही नहीं, ये तो प्योरली प्रैक्टिकल टॉपिक है। लेकिन ये हमारी इंस्टीट्यूट की मेहरबानी है बेटा, कि हमें हमसे वो प्रैक्टिकल टॉपिक में भी थियरी पढ़वाता है बेटा, ऐसा करेक्ट है ना। तो अब जो इंस्टीट्यूट है वो पढ़ना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं बेटा हमारे पास तो। ओके, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या कहता है, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग इज प्रेफरेबल व्हेन देयर इज नो मार्केट एग्जिस्ट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन रही है उसका कोई मार्केट ही नहीं है, उसका कोई मार्केट ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ, बैटरी बना रहा है, करेक्ट है, एबीसी ऑटोमेटिक बैटरी बना रहा है, और ये बैटरी मार्केट में बिकती नहीं है दोस्तों। अब ये बैटरी मार्केट में बिकती नहीं है तो उसकी मार्केट प्राइस ही नहीं होगी। वो जो बना बैटरी मार्केट में तो बहुत सारी बिकती है, लेकिन ये वाली बैटरी नहीं बिकती। अगर ये वाली बैटरी नहीं बिकती है तो दोस्तों मुझे बताओगे, सोच समझ के आंसर करके बताओगे, क्या ये वाला डिपार्टमेंट को क्या कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है ना। फिर तो क्या कहेगा, मुझे तो मतलब उसको तो ऐसे भी मतलब मार्केट में नहीं बिकती, उसका मतलब क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट का सोल ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो बैटरी मैन्युफैक्चर करेगा, और वो बैटरी मैन्युफैक्चर करके किसको बेच देगा, वो इंटरनल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा। तो ये सिचुएशन में कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकता है। इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन बेटा यहां पे है ना एक चीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें लिमिटेशंस मतलब उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि अगेन हमने अभी कॉस्ट सेंटर से किस में कन्वर्ट कर दिया, सबको प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। हर डिपार्टमेंटल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको उनका मतलब आई वुड रादर से उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि उस बात को लेके कि भाई आपको आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज शेयर भी, सैलरी तो मिलेगी लेकिन आपको परसेंटेज शेयर भी मिलेगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। द ऑटोनॉमी ऑफ डिवीजन वुड बी अफेक्टेड, उसकी ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। मतलब उसको इंडिविजुअल हमने डिसीजन लेने की जो हमने अथॉरिटी दी थी वो अफेक्ट हो जाएगा। द कॉस्ट may include inefficiency of selling department which would be passed on to buying department। ये जो मैंने SDBD लिखा है ना, ये SD का मतलब है सेलिंग डिपार्टमेंट और ये BD का मतलब है बाइंग डिपार्टमेंट। सुनो ये समझने वाला पॉइंट है। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर बैटरी डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर बन गया इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट सेंटर, क्या बन गया, ये कॉस्ट सेंटर बन गया इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट सेंटर। सुनो मेरी बात को ध्यान से, तो मुझे बताओगे क्या इफेक्ट आएगी इसकी। अगर बैटरी डिपार्टमेंट वाला क्या सोचेगा, छोड़ यार मेरा डिपार्टमेंट तो, मेरे डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट तो ऐसी मार्केट में बिकता ही नहीं है। अब मार्केट में बिकता ही नहीं है और मुझे तो इंटर डिपार्टमेंट को ही ट्रांसफर करना है, मैं इंटरनली ट्रांसफर करूंगा तो मुझे तो कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करना पड़ता है। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर ये बंदा कैजुअल बन जाता है, क्या बन जाता है, कैजुअल बन जाता है, इसका मैनेजर कैजुअल बन जाता है, मतलब ठीक है यार काम हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका ध्यान नहीं होता है। बेटा ध्यान नहीं होता ना, तो ध्यान ऑलवेज ध्यान रखना कि जब भी कोई मैनेजर का और बिजनेस ओनर का बिजनेस पे जब ध्यान नहीं होता है तो ये सिचुएशन में बड़ी दिक्कत होती है। बड़ी दिक्कत कहाँ पे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पे वेस्टेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेबर है ना टाइम पास करते हैं, और टाइम पास करने के बाद भी उनको पेमेंट किया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी अगर चीजों का अगर पेमेंट किया जाए, रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेबर की इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, लेबर बैठ के सुट्टा मार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फिर भी उनको पेमेंट हो रहा है, तो डोंट यू थिंक दैट कि बैटरी डिपार्टमेंट की बैटरी की कॉस्ट आनी चाहिए 100 रुपीज, लेकिन ऐसी सब रीजन की वजह से कितनी आ रही है, 120 रुपीज आ रही है पर बैटरी। उसका रीजन ये है कि बैटरी डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर है वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो तो कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर होने वाला है, उसके डिपार्टमेंट का कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है और उसके प्रोडक्ट का कोई एक्सटर्नल मार्केट भी नहीं है। तो ये सिचुएशन में इस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को आपको नहीं लगता, हाँ इस डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी को आपको नहीं लगता है मतलब ये डिपार्टमेंट बेयर करता है।
तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सेलिंग डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी को आपको नहीं लगता है कि बाइंग डिपार्टमेंट बेयर कर रहा है? मैंने यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना कि द कॉस्ट में इंक्लूड इनएफिशिएंसी ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा हो सकता है अगर वो 120 रुपए पे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को पता है इसकी कॉस्ट 120 रुपए आनी ही नहीं चाहिए, इसकी कॉस्ट तो 100 रुपये ही आनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट सब कुछ जानता है, उसको पता है कि इसकी कॉस्ट तो 120 रुपये आ ही नहीं सकती, 100 रुपये आनी चाहिए। लेकिन क्या सेलिंग डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी क्या बाइंग डिपार्टमेंट बेयर कर सकता है क्या? तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ये क्या है बेटा? उसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब मुझे सब बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए। बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना तो मैं टाटा बाय, मैं सो जाऊंगा। तो आप लोग रिस्पॉन्स करोगे फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया नालायकों? बच्चे आधे तो भाग गए। बोलो फटाफट। साक्षी बोलो, बोला हाँ। कोमल ने बोला हाँ। सुप्रिया रेड्डी ने बोला हाँ। रेडमी ने बोला हाँ। कोमल ने अग्रवाल ने बोला हाँ। और कौन है? आरती ने बोला यस। पाजी ने बोला यस। बस इतने ही बच्चे हैं। और कौन कौन है? अनुज्ञा जैन बोल रही है यस। चलो, पार्टिसिपेंट कम हो गया। ओके, वेरी गुड। कौन कौन बच्चे हैं देखते तो हैं। दर्शन धोखा है, हर्ष है, कोमल है, रेडमी है, साक्षी है, सुप्रिया है, सभी ने आंसर दे दिया। चलो गुड, वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया। बाकी सब भाग गए लगते हैं। हाँ, बाकी सब भाग गए। चलो एनीवे, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा यहाँ पे? ये तो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट बेटा। तो मैंने दोनों बातों पे डिस्कशन कर लिया। लेकिन कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग में तीन वेरिएशंस हैं। एक तो वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग होगी, दूसरा क्या होगा, फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकता है। अभी ना जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग आता है ना, उनको ये समझ में आएगा वेरिएबल कॉस्ट, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। मुझे बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग हम क्या मानते थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ऑलवेज ये अज्यूम करते थे कि वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये मानते थे कि वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये भी मानते थे कि जो ऑर्डर आता है वो ऑफर है, और वो ऑफर एग्जिस्टिंग मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है। कुछ याद आ रहा है कि बेटा आपको यहाँ पे? तो यही सारी बातें हैं वेरिएबल कॉस्ट में। अगर मान के चलो कि एक डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 55 रुपीज, कितनी आ रही है? ये मार्जिनल कॉस्टिंग मैं नहीं समझाऊंगा बेटा। अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं समझ में आ रहा है तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 55 रुपीज। क्या वेरिएबल कॉस्ट को क्या हम मार्जिनल कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं क्या? हाँ सर, हम वेरिएबल कॉस्ट की कौन से नाम से बुलाते हैं? मार्जिनल कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट की हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है। मैंने आपको सिखाया भी है कि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक भी रुपया मिलता है तो आप धंधा कर लो ना भाई, बिजनेस कर लो ना। अब मुझे बताओ, मिल्क डिपार्टमेंट का और कर्ड डिपार्टमेंट, करेक्ट? मिल्क डिपार्टमेंट की मिल्क मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख है। लेकिन उसका जो एक्सटर्नल डिमांड है, मतलब बाहर जो डिमांड है, वो सिर्फ 80,000 की है। और कर्ड डिपार्टमेंट की भी डिमांड कितनी है? 20,000 की डिमांड है। तो मुझे बताओ, क्या 80,000 बेचने के बाद भी क्या उसके पास 20,000 एक्सेस बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बचेगा ना। अब बताओ, एक्सेस बचेगा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, ये 20,000 का तो एक्सटर्नल मार्केट है ही नहीं ना। मतलब 20,000 तो एक्सटर्नली मार्केट में बिकना ही नहीं है। एक्सटर्नली जो मार्केट में बिकना है वो कितना बिक सकता है? एक्सटर्नली मार्केट में जो बिकना है वो कितना बिक सकता है? सिर्फ 80,000 ही बिक सकता है। ये 20,000 एक्सटर्नली मार्केट में सेल होना ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो व्हाट डू यू थिंक, वो मार्केट में मान के चलो बेचता है, मैं ऐसे मान लो वो मार्केट में बेचता है 60 रुपीज पे। कितने में बेचता है? 70 रुपीज पे बेचता है। कितने में बेचता है? मार्केट में 70 रुपीज पे बेचता है। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना दोस्त। कर्ड डिपार्टमेंट अगर बाहर से खरीदने जाएगा तो उसको पता है कि उसको 65 रुपीज पर लीटर में मिल्क मिल जाएगा। मिल्क डिपार्टमेंट वाला थर्ड पार्टी को, मतलब मार्केट में जब मिल्क बेचता है वो कितने में बेचता है? 70 रुपीज में बेचता है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितने की है? 55 रुपीज की है। और ये 80,000 लीटर जो है वो उसकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेता है। किसको रिकवर कर लेता है? फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेता है। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या ये 20,000 लीटर जब मिल्क डिपार्टमेंट वाला कर्ड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा तो क्या वो 70 रुपीज पे ट्रांसफर करेगा? अगर वो 70 रुपीज पे ट्रांसफर करेगा तो कर्ड डिपार्टमेंट वाला क्या बोलेगा कि भाई मैं तेरे से नहीं लूंगा, मैं तो बाहर वाले से ले लूंगा, मुझे 65 में देता है। मुझे कितने में देता है? 65 में देता है।
तो बताओ ये सिचुएशन में अगर मिल्क डिपार्टमेंट वाला थोड़ा भी समझदार हो और उसके पास अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का नॉलेज हो, तो आपको नहीं लगता है उसकी वेरिएबल कॉस्ट 55 रुपीज है? और मैंने आपको सिखाया है कि वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट से एक भी रुपया ज्यादा मिल रहा है तो बिजनेस कर लो भाई, धंधा कर लो। वेरिएबल कॉस्ट से एक भी रुपया अगर ज्यादा मिल रहा है तो बिजनेस कर लो दोस्तों। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे। ये तो बहुत बार कैसे होता है कि अगर व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, अब समझ में आ रहा है कि एक्सेस कैपेसिटी मतलब कि कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो 1 लाख है और एक्सटर्नल डिमांड मार्केट में 80,000 लीटर्स की ही है, तो 20,000 की एक्सेस कैपेसिटी है, तो ये 20,000 वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा ऊपर लेके ट्रांसफर कर देना भाई। मतलब अगर ये ट्रांसफर नहीं करेगा तो कर डिपार्टमेंट वाला कहां से खरीद लेगा? बाहर से खरीद लेगा। और कर डिपार्टमेंट वाला मैनेजमेंट को प्रूव कर देगा। क्या प्रूव कर देगा? कि वो मुझे 70 में बेच रहा था लेकिन मुझे 65 बाहर से मिल रहा था, तो मैं क्यों 70 में खरीदूं? अगर मैं 70 में खरीदूंगा तो मेरी 5 रुपए की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर कर डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपको नहीं लगता है कर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा? तो ऐसा करने से तो बेटा दिक्कत है, कंपनी को नुकसान होना है, कंपनी को नुकसान होना है। और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कंपनी इसको डांटेगी फिर तो मिल्क डिपार्टमेंट के मैनेजर को कि हमने तुझे फ्रीडम दिया, उसका मतलब ये थोड़ी तू कुछ भी करे भाई। तुझे पता है कि तेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है और तेरी वेरिएबल कॉस्ट 55 रुपीज है, तो तू वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा ऊपर लेके ट्रांसफर कर देना उसको यार, क्या दिक्कत है तुझे? तो इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। मैंने यहाँ पे लिखा होगा वेरिएबल कॉस्ट को लेके, कहाँ लिखा है जरा देख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, मैंने ये जो समझाया आपको समझ में आया क्या? तो बताओ उसे कौन सा ट्रांसफर, ये सब है ना कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग के ही वेरिएशन है। ये सब कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग की क्या है? वेरिएशन है। तो एक क्या बन गया आपका? वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरा क्या बन जाता है आपका? फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल कॉस्ट में आप फिक्स कॉस्ट भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। वेरिएबल कॉस्ट में आप फिक्स कॉस्ट भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उसे कौन सी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं? फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। मैंने कुछ लिखा है उसके बारे में। व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी एंड यूज ऑफ फुल कॉस्ट कैन रिजल्ट इन पुअर डिसीजन। जब एक्सेस कैपेसिटी आपके पास है, आप 1 लाख लीटर मैन्युफैक्चर कर सकते हो और मार्केट डिमांड अगर आपकी 80,000 की है, तो आप अगर 20,000 को फुल कॉस्ट पे ट्रांसफर करोगे तो वो तो मिल्क डिपार्टमेंट का पुअर डिसीजन होगा, बेकार डिसीजन होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? The selling division does not recognize profits unless cost is used, cost plus is used। और एक बात ये भी तय है कि सेलिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट तब तक नहीं होगा जब तक वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट से या कॉस्ट से कुछ ज्यादा लेती है। अगर मान के चलो कि कर डिपार्टमेंट वाला मिल्क डिपार्टमेंट को कहता है नहीं तू मुझे 55 में ट्रांसफर कर दे, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना मिल्क डिपार्टमेंट वाले को। अगर वो 55 में ट्रांसफर कर देगा तो दोस्तों मुझे सोच के बताओगे क्या इसमें कोई मिल्क डिपार्टमेंट को फायदा होने वाला है? क्या नहीं होने वाला है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, द सेलिंग डिवीजन डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। मतलब अगर सेलिंग डिवीजन को प्रॉफिट तभी होगा जब वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा में बेचेगा। The selling division does not recognize profits unless cost plus is used। cost plus मतलब कॉस्ट के ऊपर अगर कुछ बेचेगा तो ही प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। इफ सेलिंग डिवीजन फुल कॉस्ट इज ₹80, मैंने एग्जांपल लिया, फुल कॉस्ट क्या 80 है, एंड बाइंग डिवीजन कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर ₹70, देन व्हाई सेलिंग डिवीजन वुड पे? यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, बात वही यहाँ पे लिखना चाहिए था बाइंग डिवीजन। क्या लिखना चाहिए था? बाइंग डिवीजन। बाइंग डिवीजन लिखता हूँ। और यहाँ पे लिखना चाहिए था सेलिंग डिवीजन। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? क्या लिखा हुआ है कि इफ सेलिंग डिवीजन फुल कॉस्ट इज ₹80। फुल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? जहां पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूड, उसे फुल कॉस्ट कहते हैं। बाइंग डिवीजन कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट द रेट ₹70। अगर 70 रुपीज से मार्केट में बाहर से मिलता है और उसको अपनी फुल कॉस्ट चार्ज करेगा, तो बाइंग डिवीजन क्यों देगा 80 रुपीज? क्यों देगा ना, जब उसको बाहर से कितने में मिल रहा है? 70 रुपीज में मिल रहा है। यही एक बात समझानी थी आपको। इफ सेलिंग डिवीजन इज सेलिंग एट वेरिएबल कॉस्ट देन देयर विल बी नो प्रॉफिट। अगर सेलिंग डिवीजन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे बेचता है तो उसमें उसको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये सारी बातों का डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या बन गया आपका? कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। उसमें एक वेरिएशन कौन सा है आपका? वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग है। दूसरा वेरिएशन कौन सा है?
फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग है। एंड थर्ड क्या है, कॉस्ट प्लस, मतलब कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट ऐड करके हम बेच देंगे, कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट ऐड करके हम बेच देंगे। तो ऐसे 3 वेरिएशंस हैं। मैंने कुछ कुछ बातें समझा दी, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, धड़ाधड़ आंसर करोगे, फटाफट आंसर करोगे, फटाफट आंसर करोगे। चलो बच्चे आंसर करें फटाफट। ओके, बच्चे बोल रहे समझ में आ गया। अभी तो खत्म हो गया ये निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी मैंने ज्यादा भी नहीं बोलता हूँ इसमें, आप लोग रीड कर लेना उसके बाद में। निगोशिएटेड मतलब क्या, अब वही हो गया ना, मैं अभी वही बोल रहा हूँ आपको कि दो डिपार्टमेंट के बीच फाइट चल रही है। फाइट क्या चल रही है, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, भाई तू मुझे बराबर से प्राइस लगा के दे। यही ले लो ना, ये एग्जांपल ले लो। ये वाला क्या बोल रहा है, तू मुझे, कर्ड वाला बोल रहा है तू मुझे बराबर से प्राइस दे दे यार, तो मैं तेरे से खरीदूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन मिल्क वाला बोल रहा है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, उसकी एक्सेस कैपेसिटी है 20,000 की। तो अब ये दोनों में निगोशिएट हो रहा है, निगोशिएट हो रहा है। कर्ड वाला बोल रहा है 65 में तो बाहर मिल रहा है, तो मैं तेरे को 70 क्यों दूं। तो जब ये दोनों निगोशिएट इस तरह से करें जिससे कंपनी का नुकसान ना हो, ध्यान रखना निगोशिएशन में वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लाके नहीं रख सकते हैं। वो इस तरह से निगोशिएशन नहीं कर सकते हैं कि जिसमें बस मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हो, तेरा डिपार्टमेंट लॉस करे, मेरे बाप का क्या जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ये वाला डिपार्टमेंट लॉस करता है तो एक दिन कंपनी का लॉस होगा। मतलब दादागिरी नहीं कर सकते हैं, आप समझे मेरी बातों को यहाँ पे। तो दादागिरी नहीं कर सकते हैं भाई। कॉस्ट प्लस वाला साक्षी कुछ भी नहीं बेटा। कॉस्ट प्लस में क्या होता है कि जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसमें 10%, 5%, 20% कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेच दो, उसे कॉस्ट प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कॉस्ट प्लस कहते हैं। साक्षी समझ में आया क्या बेटा? तो निगोशिएटेड का मतलब समझ में आ गया क्या, ट्रांसफर प्राइस कुड बी सेट बाय निगोशिएशन बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग डिवीजन। वो नेगोशिएशन से डिसाइड करना है। दिस वुड बी अप्रोप्रिएट इफ सच नेगोशिएशन वुड रिजल्ट इन डिसीजन व्हिच वर इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। मतलब वो नेगोशिएशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरे बिजनेस के प्रॉफिट का इंटरेस्ट, मतलब पूरे बिजनेस का इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे कुछ भी चलेगा यार, वो सिर्फ अपना ही ध्यान दे बाकी का ध्यान ना दे, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे, तो इसे नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग कैन बी यूज्ड व्हेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैज नो रीजनेबल मार्केट। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का कोई रीजनेबल मार्केट नहीं है तो ये सिचुएशन में फिर डिसाइड किया जाता है कि बाइंग सेलिंग डिपार्टमेंट एंड बाइंग डिपार्टमेंट के प्राइस को टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है। मान के चलो कि एक सेलिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा कौन सा है, बाइंग डिपार्टमेंट है। तो दोनों के प्राइस, दोनों इनकी ट्रांसफर प्राइस को टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और टॉप मैनेजमेंट उस तरह से डिसाइड करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसाइड करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसाइड करता है। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपया है, मैं कह रहा हूं आप मुझे दे दो, तो मैं आपको 9% इंटरेस्ट दूंगा, चलो मैं आपको 7% इंटरेस्ट दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, सर आपको क्यों दे, हम मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो हमको तो 15% मिलता है। तो अगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमें 15% देने वाले हो। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? तो मतलब बाय पेइंग योर मनी टू मी यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम ऑफ 15%। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रीजनेबल मार्केट नहीं है, अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रीजनेबल मार्केट नहीं है, तो ये सिचुएशन में मेरे दोस्तों टॉप मैनेजमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट और बाइंग डिपार्टमेंट की प्राइसेस को उस तरह से डिफाइन करते हैं जिससे इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रिकवर हो जाए, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि एकदम डिटेल में जाके डिस्कशन करूंगा कोई सेंस नहीं बनेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा बोलूं क्या, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर हो जाए उसका मतलब समझो, दोनों को टारगेट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, टारगेट दे दिया जाएगा। इसको कहा जाएगा तुझे भाई 1000 यूनिट्स बेचने ही है, और इसको भी दिया जाएगा कि तुझे 1000 यूनिट्स खरीदनी ही है। टारगेट बेस्ड काम करेंगे और टारगेट बेस्ड काम करके एक प्राइस डिसाइड कर लेंगे। क्या डिसाइड कर लेंगे, प्राइस डिसाइड कर लेंगे और उसी प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कोई भी कंडीशन में इसको 1000 यूनिट्स खरीदने ही पड़ेंगे, उसको 1000 यूनिट्स बेचने ही पड़ेंगे। अगर मान के चलो ये वाला बंदा कोई रीजन की वजह से नहीं खरीद पा रहा है, मतलब वो 800 यूनिट्स ही खरीद रहा है, तो 200 यूनिट्स के वजह से क्या इसका नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सेलिंग डिपार्टमेंट का, इसने कम यूनिट्स खरीदे तो क्या इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? मतलब इसके वजह से क्या ये सफर करेगा कि नहीं करेगा? आप समझे मेरी बातों को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं?
टारगेट दे दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्या दे दिया जाता है? टारगेट दे दिया जाता है। मान के चलो कि सेलिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही थी, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही थी 40 रुपीज, डिसाइड कर दिया तो 50 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 50 में बेचेगा, 50 में ट्रांसफर करेगा। तो ये प्राइस टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करके दे देता है, लेकिन प्राइस के साथ साथ टारगेट भी देता है कि भाई तुझे 1000 खरीदने ही पड़ेंगे। कितने खरीदने पड़ेंगे? 1000 खरीदने ही पड़ेंगे। मतलब तू ऐसा काम कर कि मार्केट में 1000 बेच सके। तू ऐसा काम मत करना कि मार्केट में 1000 न बिके। तो ये टारगेट दिया जाता है, लेकिन कोई रीजन की वजह से वो बराबर से काम नहीं करता है, और मार्केट में अगर वो 800 ही बेच पाता है और 800 ही खरीदता है, तो आपको नहीं लगता है यहां से 200 यूनिट्स कम आएंगे? अगर यहां से 200 यूनिट्स कम आएंगे तो आपको नहीं लगता है सेलिंग डिपार्टमेंट का 200 यूनिट्स का प्रॉफिट कम शो करेगा? अगर कम शो करेगा तो इसके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी, आई वुड रादर से उसके डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम शो करेगा, तो उसका परफॉर्मेंस भी कम शो करेगा। तो ये एक ओवरऑल लॉजिक है इसमें। तो फिर इसकी एफिशिएंसी, ये जो 200 यूनिट्स की जो एफिशिएंसी है ना, इसका जो लॉस है ना, ये वाला डिपार्टमेंट है, ये वाले डिपार्टमेंट का लॉस ये वाला डिपार्टमेंट बेयर करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा। ऐसा कुछ होता है इसमें। तो इसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है मुझे, मैं जा सकता था, लेकिन लेट इट बी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। क्रक्स बता देता हूँ। पहले तो ट्रांसफर प्राइसिंग याद रखना। ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है? गुड्स और सर्विसेज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट within same company, and for such transfer company decides selling price and it is known as transfer price। ये याद रखना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। फिर दूसरा क्या याद रखोगे कि प्रॉफिट सेंटर, मतलब डिसेंट्रलाइज अप्रोच में हर सेंटर को अब कॉस्ट सेंटर नहीं बुलाते, क्या बुलाते हैं? प्रॉफिट सेंटर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्या याद रखोगे? ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के, वो याद रखना, ठीक है ना? प्रॉफिटेबिलिटी, गोल कॉन्ग्रुएंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिविजन ऑटोनॉमी, एंड सिंपल एंड इजी। मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स याद रखना, मार्केट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड, नेगोशिएटेड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इतना मेन पॉइंट याद रखना। बाकी तो ओवरऑल अगर थोड़ा मैच्योरिटी से अगर सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना? चलो बताओ फटाफट, अब समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे फटाफट। जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया बेटा, ठीक है? हाँ जी, मैं भेज दूंगा। मुझे लग रहा है मैंने दर्शन को तो भेजा ही है। ये है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। पाजी चला गया? पाजी भाग गया क्या? कितने बच्चे हैं अभी देखते हैं। चलो 10 के 10 मेंटेन है। वेरी गुड आरती। ओके ओके, चलो समझ गया। कौन है ये? दर्शन सर, पेज नंबर 490 टू 495 पे आर मोर 4 टाइप्स स्टेप्स उसके। अरे इग्नोर कर दर्शन, उसमें उन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग वाला स्टेप्स दिया हुआ है, उसमें कुछ ये दिया हुआ है। इट डजंट मैटर, यू जस्ट इग्नोर इट। वेरिएबल कॉस्ट के कुछ वेरिएशंस हैं, और एक प्रॉफिट शेयरिंग वाला है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा दूसरा क्या है। 492 पे क्या दिया हुआ है, और आपके स्टडी मटेरियल में इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है ना कि रीड करने जाओगे, हाँ 2 स्टेप प्राइसिंग है, वो वेरिएबल कॉस्ट के कुछ है ना वेरिएशंस हैं। बट आई थिंक वो वेरिएबल कॉस्ट को याद रख ले दर्शन दू का, इतना मोर देन सफिशिएंट है बेटा, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं दोस्त। अब वो वेरिएबल कॉस्ट के क्या वेरिएशंस में कैसे हो जाता है ना कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं बेचोगे तो अभी उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बेचना है, ये सारी बातें हैं। बट ठीक है ना, मेरे हिसाब से इतना याद रखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है दर्शन, ठीक है ना? ओके, तो बताओ अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट। कंप्लीट हो गया क्या? अगर ये डन हो गया है क्लियर है। मैंने ये पीडीएफ धोखा को भिजवाई है, मुझे ऐसा लग रहा है। धोखा तुझे भिजवाई ना पीडीएफ दर्शन? चलो अभी मैं है ना इधर का रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और एक एएस पढ़ा देता हूँ, और वो एएस है